हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक और पेनी स्टॉक के बारे में, बलारपुर इंडस्ट्रीज के बारे में, बिल्ट के बारे में। जो पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं उन्होंने भी इसका नाम सुना होगा, जो नहीं करते उन्होंने भी इसका नाम सुना होगा, क्योंकि इनके जो पेपर्स हैं और पहले जो स्टॉक चलता था काफ़ी अच्छा स्टॉक था। तो काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट पहले किया भी होगा और काफ़ी लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, इसके प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा। तो हम बात करते हैं बिल्ट की, इनकी वेबसाइट के ऊपर है हम। देन इसका प्राइस देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, किस सेक्टर से बिलोंग करता है और इसके ऊपर न्यूज़ क्या है वो भी हम देखेंगे। ये न्यूज़ है इसके ऊपर कुछ, वो भी हम देखेंगे। पुरानी न्यूज़ है बट कैसे आगे ये फैक्टर्ड इन हो सकती है इसके अंदर, वो भी हम चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बलारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जो कि बिल्ट के नाम से जानी जाती है। इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग W&P पेपर। आप देख सकते हैं बिल्ट सब्सिडरीज, काफ़ी सब्सिडरीज हैं इनकी। उसके बाद 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, जो कि इनको टोटल डोमेस्टिक मार्केट को ये कवर करते हैं। 6 मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं उनके थ्रू काफ़ी डोमिनेंट इनका शेयर है इसके अंदर, जो पेपर सेगमेंट है उसके अंदर। आप देख सकते हैं अकाउंटेड ओवर 53% ऑफ द कोटेड वुड फ्री पेपर मार्केट में 53% का स्टेक। इम्प्रेसिव 80% ऑफ द बॉन्ड पेपर मार्केट, नियरली 35% ऑफ हाई ब्राइट मार्केट। तो शेयर अच्छे हैं इनके जो मार्केट में हैं, बट क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक पेनी स्टॉक बन गया है, मार्केट कैप इतना नीचे आ गया है, वो भी हम चेक करेंगे। इन 2005 बिल्ट एंटर्ड इनटू टिश्यू एंड हाइजीनिक बिजनेस विद 2 ब्रांड्स, एटिकेट एंड स्पर्स। Since then, the company has acquired Premier Tissue Market। आप देख सकते हैं टिश्यू मार्केट में भी इन्होंने अपना जो काफ़ी फेमस और ग्रोइंग सेक्टर है, हाइजीनिक सेक्टर है आने वाले टाइम का। बिल्ट एक्विजिशन ऑफ SFI मलेशिया इन 2007 वाज ए वाटरशेड इवेंट। तो देख सकते हैं गुड़गांव में इनका ऑफिस है। तो ये इनकी वेबसाइट है। मार्केट शेयर अच्छा है। पेपर एंड प्रिंटिंग जो बिजनेस है उसके अंदर ये काम करते हैं। काफ़ी सब्सिडरीज हैं, 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अगर डीलरशिप रिटेलर्स की बात करेंगे, 350 रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 270 लोकेशंस के ऊपर इनका नेटवर्क है पूरा का पूरा। तो पैन इंडिया ये काम करते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब शेयर प्राइस की हम बात करते हैं तो शेयर प्राइस जो है 12 जनवरी आप देख रहे हैं 10:50 ₹1.20 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आज की बात करें तो बिल्कुल ही जो बात करेंगे, प्रीवियस क्लोज ₹1.20 था, ₹1.15 का हाई, ₹1.20 का हाई ओपन होता है ₹1.15 के आसपास, और लो भी 1.15। तो एक रेंज के अंदर ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। 5 दिन का आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में आपको नजर आएगा स्टॉक ₹1.35 से ₹1.20 के आसपास, और जो लो बनाया है वो 1.15 का बनाया हुआ है। और 1 मंथ का भी आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, जो कि 15 दिसंबर के बाद से ₹1.70 जो हुआ करता था, ₹1.20 के आसपास से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ का देखेंगे तो हाई जो था ₹2.80 था, और उसके बाद ये स्टॉक वहां से भी नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है। जो डाउन बनाया है इसने 95 पैसे का एक लो जरूर बनाया है इसके ऊपर। अब इसके फंडामेंटल देखते हैं। पहले सेक्टर हमने देखा कि सेक्टर में कंपनी काम करती है, पेपर एंड प्रिंटिंग में काम करती है, किस टाइप का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क है, क्या सेक्टर ये आगे सस्टेन करेगा आने वाले टाइम में। तो सेक्टर तो अच्छा है, सेक्टर सस्टेन करेगा। अब कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, उसको हम चेक करते हैं। मार्केट कैप जो है 155 करोड़ का है, काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है। रेशो देखेंगे ROCE माइनस में है, ROE देखेंगे माइनस में है। डेट देखेंगे 943 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी हॉरिबल 14.3। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू जो बनती है एटलीस्ट पॉजिटिव है, कईयों की तो नेगेटिव होती है जो पेनी स्टॉक होते हैं। 0.51 जो है बुक वैल्यू है इसकी, और उसके ऊपर 1.20 करंट प्राइस का निकालने, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.35 के आसपास का बनता है। फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं। जो 52 वीक हाई है 3.06 का है, लो जो है 30 पैसे का है। प्लज जो किए हुए हैं शेयर्स 96.2% जो है प्रमोटर की होल्डिंग्स हैं उसको प्लज किया हुआ है 96.2%। तो फंडामेंटल आपने खुद ने देखे, कहीं से भी आपको फंडामेंटल अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि शेयर प्लज करना प्रोमोटर की तरफ से वो अच्छा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशो 14 बहुत ज़्यादा हाई है। रेशो देखेंगे
बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्टिल जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 2 से ऊपर ये काम कर रहा है, तो डिविडेंड पे नहीं करते हैं, 52 वीक हाई से लो चल रहा है। अब यहाँ देखेंगे चार्ट के ऊपर तो 50 DMA से स्टॉक नीचे आ चुका है और 200 DMA से भी ऑलमोस्ट ये नीचे ट्रेड करने स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले इसने 200 DMA के ऊपर ही एक सपोर्ट लिया था और वहां से बाउंस दिखाया था। तो अभी 200 DMA के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो देखना होगा कि ये सपोर्ट ले पाता है या नहीं ले पाता है। इसके बाद अगर एनुअली रिजल्ट्स देखें, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट्स मार्च 2020 के बाद इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। बीच में एक न्यूज आई थी कि कोविड की वजह से हम रिजल्ट्स जो है डिले हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी रिजल्ट्स यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो मार्च ईयर ऑन ईयर देखें तो जून 2009 में जो सेल्स 999 की थी अब 300 की रह गई है। तो देखिए पिछले 10-12 सालों में सेक्टर ग्रो कर रहा है, बट कंपनी की जो सेल है वो 1/3 70% डाउन आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, मार्जिन को देखें, 23% जो हुआ करते थे -151% के आसपास के हैं, जो कि पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे 228 का जो हुआ करता था तो माइनस में है, -451। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। वजह आप देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट जो पहले 44 करोड़ का हुआ करता 472 करोड़ का तो इंटरेस्ट है। तो जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी माइनस में है, इंटरेस्ट ऊपर से पे कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है पहले 125 का जो हुआ करता था 1287 करोड़ का नेट लॉस ये दिखा रही है कंपनी, और पिछले 4 सालों से ये लॉस जो है ऑलमोस्ट बढ़ता ही हुआ आपको नजर आ रहा है। 680 करोड़ का जो 2017 में लॉस दिया था 1287, उससे डबल होता हुआ ये ऑलमोस्ट नजर आ रहा है। तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं है, सेल्स गिर रही है। सेल्स इसलिए भी गिर रही है क्योंकि जो डेट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। तो लिक्विडिटी नहीं है, कोई फ्री कैश फ्लो नहीं है जिसकी वजह से ये कुछ एक्सपेंड कर सकें, नए प्रोजेक्ट्स में कुछ कर सकें, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सकें। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब डेट इतना ज़्यादा हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो डेट देखेंगे जो 890 करोड़ का 2009 में हुआ करता था, अब 943 करोड़ का है। अगर देखेंगे पहले से कुछ रिड्यूस जरूर हुआ है, जो 2500 करोड़ के आसपास का था वहां से 943 हुआ है। बट देखेंगे तो अदर लाइबिलिटी जो इनकी है, अदर लाइबिलिटी इंक्रीज होती हुई आपको नजर आ रही है। 2560 करोड़ की जो दूसरी लाइबिलिटीज है इनकी, वो आपको इंक्रीज होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। ट्रेड पेएबल्स हैं, अदर लाइबिलिटी आइटम्स हैं जो पहले कम थे अब बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। रिजर्व्स जो हैं 1239 करोड़ के जो थे अब माइनस में नजर आएंगे 193। शेयर कैपिटल 111 करोड़ की थी तो 131 और देन 259 करोड़ के आसपास की शेयर कैपिटल आपको नजर आ रही है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 155 करोड़ का मार्केट कैप है, और शेयर कैपिटल आप देखेंगे तो 259 की है। तो काफ़ी ज़्यादा शेयर कैपिटल है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है ऑपरेटर्स ही चला सकते हैं इसको, वैसे चलने वाला स्टॉक नज़र नहीं आता जब तक कि शेयर कैपिटल एक रेंज में नहीं आती है। टोटल एसेट्स देखें 2708 करोड़ के जो टोटल एसेट्स है 3569 करोड़ के एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो कहीं से भी कुछ भी रेशो जो है अच्छा नहीं लगता है, फंडामेंटली नहीं इसके अंदर ट्रेड किया जा सकता। सिर्फ एक रॉक बॉटम प्राइस पे एक पेनी स्टॉक को अगर उठाना है तो उठाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि इन्वेस्टमेंट बड़े स्टॉक्स में और छोटे कंपनी में छोटा पैसा, और किसी भी कंपनी में पेनी स्टॉक्स में भी आपको ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है, एक कंपनी में नहीं लगाना है। 4 से 5 कंपनी पेनी स्टॉक में भी होनी चाहिए। अगर 1-2 नहीं भी चलती हैं तो बाकी चलती हैं तो मल्टीपल पैसा हो जाएगा आपका, और पोर्टफोलियो का एक अल्फा जनरेट होता है। और पेनी स्टॉक्स में भी इतनी वैरायटी है कि आपको उसके अंदर भी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उसके अंदर ही पैसा लगाना, जो टर्न अराउंड कर सकती हैं, जिनके फंडामेंटल चेंज हो सकते हैं। ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना है जो कल को जाके डीलिस्ट हो जाएं या फिर उनका पता ही नहीं चले कि वो कहाँ चली गई। तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा उत्तम वैल्यू जो स्टील था वो डीलिस्ट हुई है, उससे पहले के सेरा है वो भी डीलिस्ट हुआ है। तो कुछ इस टाइप की जो डीलिस्टिंग्स होती हैं तो पैसा बिल्कुल ही नील हो जाता है, तो उस टाइप की कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। तो डेटर डे जो है वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं 14 के आसपास, और आरओसी देखेंगे तो ये भी माइनस के अंदर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आप देखेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग 25 के आसपास थी, उसके बाद 24 के आसपास, और अब 2.68 के आसपास रह गई है। एफआईआई 1.76 के आसपास है जो कि रिड्यूस हो रहा है। डीआईआई की 32% के आसपास है। एफआईआई की पब्लिक की देखेंगे तो सारी होल्डिंग पब्लिक के पास ही, ऑलमोस्ट 63% के आसपास। डीआईआई के पास जो है आप देखेंगे आईसीआई बैंक, एलआईसी के नाम जरूर नजर आते हैं, एक्सिस के, बट ये वो नाम है जिन्होंने इनसे पैसा लेना है। तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ डेट को रिस्ट्रक्चर किया जाता है और डेट के एवज में बैंकों को शेयर्स दिए जाते हैं।
तो अब आईसीआईसीआई बैंक के पास 11.25% के शेयर्स हैं इनके पास। अगर ये पे नहीं कर पाते हैं तो ये अपना कुछ पैसा इनके स्टेक को बेचकर जिस भी प्राइस पे बिकेगा उसे बेच कर ये अपना पैसा कुछ निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये नाम जो है आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है इसलिए आपको ये सब नाम नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफआई प्रमोटर ने सारा पैसा जो है ऑलमोस्ट प्लज किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे सितंबर 2019 में जो प्रमोटर का स्टेक था 24.22 था, वहाँ से रिड्यूस होकर 2.68 के आसपास आया। जो प्लजिंग है 99.58 की जो प्लजिंग हुआ करती थी वो थोड़ी सी रिड्यूस जरूर हुई है, बट स्टिल इस प्लजिंग को किसी भी एंगल से अच्छा नहीं माना जा सकता। 96.18 स्टिल बहुत ज़्यादा हाई है, तो बहुत ज़्यादा प्लज किया हुआ है और प्रमोटर का स्टेक भी अब 2.68% के आसपास रह गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मॉडरेट रिस्क दिखाया गया है इसके अंदर। 2.87 की जो है वोलेटिलिटी है इसके अंदर। निफ्टी के से कंपेयर करें तो 155 करोड़ का मार्केट कैप है, 1463 इसका रैंक बनता है। अब यहाँ एक न्यूज़ चली थी, आप देखेंगे 21 दिसंबर के आसपास की ये न्यूज़ थी 2020 की, लास्ट मंथ की। तो साटिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड plans major expansion cum acquisition, seeks permission to bid on बालारपुर इंडस्ट्रीज एक्विजिशन। तो इसको वो एक्विजिशन करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने बिड करने के लिए जो है परमिशन मांगी है जो मार्केट रेगुलेटर्स होते हैं। द कंपनी हैज नोटिफाइड एनएसई बीएसई दैट इट इज सीकिंग टू अप्रेज एंड सीक परमिशन टू बिड फॉर एक्विजिशन ऑफ बालारपुर इंडस्ट्रीज बिल्ड एंड टू सीक परमिशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइस बेयर हाउस, जो पीडब्ल्यूसी है उसको एज ए एडवाइजर टू असिस्ट फॉर एक्विजिशन एक्वायरिंग बालारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो देखना होगा कि किस टाइप से आगे जो न्यूज़ है किस टाइप से चलती है, क्या इनको परमिशन मिलती है और किस टाइप से ये इसको एक्वायर कर पाते हैं। जैसे आपने देखा पहले अलोक इंडस्ट्री इसी टाइप की पोजीशन से निकल रही थी और उसका एक एक्विजिशन होता है, रिलायंस जो है प्रमोटर्स उसके बनते हैं। तो किस टाइप के प्रमोटर्स इसके बनते हैं, कैसे इसका सब कुछ होता है, किस प्राइस के ऊपर होता है, वो सब कुछ देखने वाली चीज़ें होंगी। बट अभी फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये एक्विजिशन की न्यूज़ जरूर इसके ऊपर चल रही है और एक प्राइस जो है एक रेंज के अंदर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये डेली चार्ट है जीरोधा का, वन डे का एक कैंडल जो है डे हाई लो ओपन सबको शो करती है, रेड है ग्रीन है, वो सब एक अलग से वीडियो के अंदर आप पढ़ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो प्राइस इसका गया था 2.90 के आसपास इसने हाई बनाया था यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त के आसपास ये 2020 में 2 रुपये 90 पैसे के आसपास गया था। अभी प्राइस जो है 1 रुपये 20 पैसे के आसपास है। वहाँ से ये करेक्ट होता है क्योंकि ऑपरेटर्स के हाथ में ये पूरा स्टॉक, यहाँ से इन्होंने चलाना स्टार्ट किया तो 40-45 पैसे का जो शेयर था वो ऑलमोस्ट जो है 2 रुपये 90 पैसे तक पहुंचा। तो इस टाइप के ही जो ट्रेडर्स हैं इसके अंदर स्टेक ले सकते हैं। जब एक रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर आपको ये मिलता है तो कोई भी फ्लक्चुएशन इसमें आती है तो अच्छा इसका अंदर मोमेंटम मिल सकता है, बट पैसा इसके अंदर वही लगाना चाहिए जो आपका स्पेयर पैसा हो, छोटा पैसा हो। और अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए और उसको भी डिवाइड करना चाहिए 5 स्टॉक्स के अंदर एटलीस्ट। तो आप देख सकते हैं एक अभी बॉटम एक ये बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इसने पहले भी बॉटम बनाया था 1 रुपये 15 पैसे के आसपास और यहाँ से चलता हुआ ये स्टॉक जो है 1 रुपये 75 पैसे तक गया था। उसके बाद अगेन ये डाउन आ रहा है। तो 90-95 पैसे का एक लो इसका जरूर बनता है। यहाँ पर देखिए 90 पैसे का इसने लो बनाया था, उसके बाद स्टॉक चला था, फिर रेंज बाउंड हुआ और उसके बाद फिर ये चलना स्टार्ट हुआ। तो 90 पैसे का स्टॉक जो था 1 रुपये 80 पैसे, फिर इसने पैसा डबल किया है। तो अभी एक 20 के आसपास ही आपको मिल रहा है और यहाँ पर हो सकता है ये रेंज बाउंड हो और थोड़ा धीरे धीरे नीचे अगर आता है 90 पैसे के आसपास तो इसको लिया जा सकता है छोटी क्वांटिटी के अंदर। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ एक टेक्निकल बेस के ऊपर इसको लिया जा सकता है और वही पैसा लगाएं जो आपका स्पेयर हो, छोटा पैसा। थैंक यू, धन्यवाद।